हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी फंक्शन यानी फलन चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन था वो हमने सारा करा दिया। आज हम लोग पहले एक नए थ्योरी पर बात करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे बनाना। तो आज का जो थ्योरी है वो है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन जिसे हिंदी में हम लोग संयोजन फलन कहते हैं। संयोजन फलन कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है कंपोजिट फंक्शन, क्या है संयोजन फलन, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ऐसे नाम से ही ये बात क्लियर लग रहा है कि कंपोजिट यानी संयोजन का मतलब हुआ एक से ज्यादा फंक्शन से बना हुआ, एक से अधिक फलन से बना हुआ, है ना। तो देखते हैं कि एक से अधिक फंक्शन से कैसे बनता है कंपोजिट फंक्शन, क्या है संयोजन फलन। तो सुन लीजिए, अगर कोई फंक्शन f a से लेकर के b तक में है और अगर कोई फंक्शन g b से लेकर के c तक में है, आपको पता है इसे डोमेन, इसे कोडोमेन, इसे डोमेन, इसे कोडोमेन, प्रांत, सहप्रांत, प्रांत, सहप्रांत। अगर कोई फंक्शन f a से b हो, कोई फंक्शन g b से c हो, तो डायरेक्ट a से लेकर के c तक, डायरेक्ट a से लेकर के c तक जो जाने वाला फंक्शन होगा, डायरेक्ट a से लेकर के c तक जो जाने वाला फंक्शन होगा वही होगा कंपोजिट फंक्शन GOF। कंपोजिट फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है GOF। थोड़ा समझिए अच्छे से प्लीज। F है जो A से B में है, G है जो B से लेके C तक में है, तो A से लेकर के C तक जाने वाला कंपोजिट FOG नहीं होता है, GOF होता है। उल्टा, A से C तक जाना है तो FOG मत लिखिए, GOF लिखिए, उल्टा लिखिए। ये कंपोजिट फंक्शन का सिंबल है, ऐसे लिखा जाता है। और भी एग्जांपल देखिए, पहले अच्छे से पहले एग्जांपल को समझिए। मान लीजिए कि कोई फंक्शन h है जो n से r तक में है ना, n से r तक में है। कोई दूसरा फंक्शन f है जो r से लेकर के r तक में है ना, n से लेकर के r, अगला r से लेके r। तो डायरेक्ट n से लेकर के r तक में जाने वाला जो फंक्शन होगा, डायरेक्ट n से लेकर के r तक में जो जाने वाला फंक्शन होगा वो HOF नहीं FOH होगा, FOH होगा। उल्टा लिखिएगा, उल्टा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप, एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए कि एक फंक्शन f है जो p से लेकर के q तक में है, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन h है जो q से लेकर के r तक में है,
तो डायरेक्ट P से लेकर के R तक, डायरेक्ट P से लेकर के R तक, P से लेकर के R तक जो जाने वाला फंक्शन होगा उसका क्या नाम होगा? P से लेके कहां तक? R तक। P से लेकर के R तक जाने वाला FOH नहीं होगा, HOF होगा, HOF होगा ये। तो क्या आपको कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन इसी को कहा जाता है? समझ में आया? A से B अगर F है, F अगर A से B जा रहा है, G अगर B से C जा रहा है, तो A से C जाने वाला GOF होगा। इस बात को अच्छे से पकड़ लीजिए, थोड़ा उल्टा सोचिएगा, उल्टा है ना, उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उल्टा कहने का मतलब A से C जाना है तो FOG मत लिखिए, GOF लिखिए। N से R जाना है तो HOF मत लिखिए, FOH लिखिए। P से R जाना है तो FOH मत लिखिए, HOF लिखिए, ऐसे करके। तो ये था भैया कंपोजिट फंक्शन यानी संयोजन फलन। नोट कर लें इसको अच्छे से। अब आइए, चलिए अब आइए थोड़ा एक छोटा सा नोट समझाते हम आपको, नोट, ठीक है। देखिए आपको किताब में FOG ऐसे या FOG ऐसे लिखा मिलेगा। ये हो चाहे ये हो, इन दोनों का फुल फॉर्म F ऑफ G ऑफ X होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। FOG हो या FOGX हो, इन दोनों का फुल फॉर्म F ऑफ G ऑफ X होता है। अगर ऐसा रहा GOF या GOFX रहा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? G ऑफ F ऑफ X होगा ये, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए ऐसा रहा, FOF रहा या FOFX रहा, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो F ऑफ X ऐसे होगा। अगर मान लो ऐसे रहा, FOG ऐसे रहा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा F ऑफ G ऑफ X ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। तो समझे, आपका जो कंपोजिट फंक्शन यानी संयोजन फलन इस प्रकार से लिखा रहेगा तो उसका फुल फॉर्म क्या हुआ, समझ में आ गया? यस सर, नोट कर लीजिए। आइए एक दो एग्जाम्पल इस पर कराते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, बस हम अभी आपको बेसिक बातें समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। चलिए आइए एक दो एग्जाम्पल भी करते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x है, और एक दूसरा फंक्शन g(x) इक्वल टू sin x है ना। तो सबसे पहला सवाल किया गया आपसे कि FOG बताओ, कितना प्यारा है, सुनिएगा। तो FOG का पहले फुल फॉर्म लिख लो, F ऑफ G ऑफ X। अब आराम से सुनो जो बोल रहे हैं, इसका पहले फुल फॉर्म हमने लिख लिया। अब F के अंदर कौन है? GX है। F के अंदर कौन है? GX है। तो क्या कीजिए, F में जाके X को हटा के GX लिख दीजिए। F के अंदर GX है ना, तो F में जाके X को हटा के GX लिख दीजिए। तो F का वैल्यू यही है, इसमें आप X को हटा के GX रखोगे तो ये हो जाएगा GX²
अब प्लस 2 इंटू जी एक्स ऐसा हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, f के अंदर gx है तो f में जाके x को हटा के gx रख दीजिए, तो f का ये वैल्यू है। इसी में जहां जहां x था वहां वहां हमने gx रख दिया, जहां जहां x था वहां वहां हमने gx रख दिया। अब क्या कीजिए, gx का जो वैल्यू है वो डाल दीजिए। बताइए gx का वैल्यू क्या है, साइन, तो डालोगे तो ये साइन का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और ये 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा FOG का। ठीक उसी प्रकार अगर हमको GOF निकालना है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, G ऑफ F ऑफ X ये हो जाएगा। तो क्या करो आप, G में जाके बाहर, अंदर में कौन है, FX है, तो G में जाके X को हटा के FX रख दो, अंदर वाले को पहले रखते हैं, तो G में जाके X के जगह पे FX रख दीजिए, तो G का वैल्यू यही है। इसी में आप X के जगह पे FX रख दीजिए, तो ये साइन FX हो जाएगा। G में जाके X के जगह पे FX रख दीजिए, तो हमने G का वैल्यू यही है, इसमें x के जगह पे जाके हमने fx रख दिया। अब जो fx का ओरिजिनल वैल्यू है साइन, और fx का जो ओरिजिनल वैल्यू है कौन, x स्क्वायर प्लस 2x पुट कर दीजिए, आ गया इसका आंसर, है ना। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं, अभी हो सकता है अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, पहले नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए पहले। हमेशा अंदर वाले को बाहर वाले में रखते, इस बात को ध्यान रखिएगा, अंदर वाले को बाहर वाले में रखते हैं, अंदर वाले को बाहर वाले में रखते हैं। ओके, चलिए ये एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहा, मान लीजिए gx इक्वल टू रहा मॉड 3x माइनस 4 और hx रहा hx मान लीजिए x स्क्वायर प्लस साइन x, ऐसा कुछ रहा। ठीक है, चल आइए, और हमसे कहा गया कि भैया GOF निकालो। ठीक है, GOF नहीं, GOH, इस बार F नहीं है, ये कहां निकालो। तो भैया GOH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, G ऑफ H ऑफ X ये हो जाएगा। बताइए अंदर में कौन है, HX है, तो अंदर वाले को बाहर वाले में रखिए, मतलब G में X को हटा के HX डालिए, G में X को हटा के HX डालिए, तो G का वैल्यू यही है। इसमें आप X को हटा के HX डालो, तो x को हटा के hx डालोगे तो 3 इंटू HX माइनस 4 हो जाएगा। सही है, अब hx का ओरिजिनल वैल्यू डाल दो 3, यहां hx का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, x स्क्वायर प्लस साइन x, अब बगल में माइनस 4 का मॉड, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। सही है, चल उसके बाद अगर HOG निकालना है, इसका फुल फॉर्म H ऑफ G ऑफ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। क्या इसका मतलब हुआ, H में जाके GX को रखिए, अंदर वाले को रखिए बाहर वाले में, तो बाहर में H है तो H में जाके X के जगह पे GX रखिए, तो H का वैल्यू ये है। इसी में X के जगह पे पहले GX रखिए, तो x के जगह पे gx रखेंगे तो ये gx का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन x के जगह पे रखेंगे gx, तो साइन gx हो जाएगा। अब gx का ओरिजिनल वैल्यू डालिए, gx का ओरिजिनल वैल्यू यही है, मॉड 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन मॉड 3x माइनस 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से
हमेशा बाहर वाले में अंदर वाले को रखा जाता है, बाहर वाले में अंदर वाले को रखा जाता है। जी हाँ, बाहर वाले में अंदर वाले को रखा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, बस अभी हम आपको कंपोजिट का ना समझाएं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल कि कैसे बनाया जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। चलिए, अब एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान रखना है, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहला, चलिए आइए बात करते हैं। पहला, F11 and G11, then FOG, then FOG 11। जो हम बोल रहे हैं अच्छे से सुनिएगा प्लीज। कहता है कि अगर फंक्शन F11 है, फंक्शन G भी 11 है, तो FOG भी क्या होगा, 11 होगा। 11 को हिंदी में एक एक बोलते हैं। फलन F अगर एकैक है, फलन G अगर एकैक है, तो FOG भी क्या होगा, एकैक होगा। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, F(on2) and G(on2), then FOG(on2)। ठीक है, मतलब अगर F(on2) फंक्शन है, G(on2) फंक्शन है, तो FOG भी क्या होगा, on2 होगा। F अच्छादक है, G अच्छादक है, तो FOG भी क्या होगा, अच्छादक होगा। तीसरा, F बाइजेक्टिव एंड G बाइजेक्टिव, then FOG बाइजेक्टिव। ठीक है, एक सेकंड देखिए, दिख रहा है क्या, देखे तो अच्छे से। अच्छा, एक सेकंड, ये लोग अपने आप क्यों ट्रैवल करता भाई। चलिए, क्या लिखा हुआ है, अगर F बाइजेक्टिव, G बाइजेक्टिव, तो FOG भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। मतलब अगर F एकैक अच्छादक दोनों है, G एकैक अच्छादक दोनों है, तो FOG भी एकैक अच्छादक दोनों होगा। चलिए फोर्थ नंबर की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। FOG11, then G11, but F may or may not be 1 सुनिए कितना इंटरेस्टिंग है। अगर FOG11 फंक्शन है, तो FOG अगर 11 है तो G11 होगा, लेकिन F11 हो भी सकता है, नहीं भी।
भैया FOG अगर 1 है, ये सब ना जो भी मित्र कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, NDA देते हैं या JEE देते हैं, उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर FOG 1 है तो G11 होगा, F11 हो भी सकता है, नहीं भी। देख लो, FOG के अंदर वाला अगर FOG 1 है तो अंदर वाला 1 होगा, गारंटी है। बाहर वाला 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिख रहा है क्या अच्छे से आपको? चलिए 1 सेकंड। ठीक है, ओके। चलो उसका लास्ट पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग, लास्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि FOG onto then F onto but G may or may not be onto। यहां देखिए, अगर FOG onto है, अगर FOG onto है तो F onto होगा, लेकिन G onto हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां FOG onto है तो बाहर वाला onto पक्का होगा, अंदर वाला onto हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट ना कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जुड़ा हुआ आप याद रखेंगे अच्छे से, प्लीज अच्छे से याद रखेंगे। बार बार हमें कैमरा देखना पड़ता है भाई, पता नहीं अपने आप क्यों शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए तो थोड़ा सा प्लीज। चलिए, एक सेकंड। अब लगभग ठीक है, देखते हैं। चलिए, एक दायरे में लिखना पड़ेगा हमको। ओके सर, चले आइए। तो ये था, हमने अभी कंपोजिट के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है आज का, जो थ्योरी वाला टॉपिक था हमारा, वो एक और है जिसका नाम है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे फलन का प्रतिलोम। फलन का प्रतिलोम या फलन का व्युत्क्रम, दोनों बोल सकते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन को फलन का प्रतिलोम बोलो या फलन का व्युत्क्रम बोलो, दोनों बोल सकते हैं आप। चलिए आइए बात करते हैं ये क्या होता है, सुनिएगा। अगर कोई फंक्शन f a से लेकर के b तक में है तो उस फंक्शन का जो इनवर्स है वो b से लेकर के a तक में होगा, इस बात की गारंटी रखें। ठीक है, अगर कोई फंक्शन, पहला एग्जांपल था ये, अगर कोई फंक्शन g, अगर कोई फंक्शन g n से लेकर के r तक में है ना, तो उस फंक्शन का जो इनवर्स यानी प्रतिलोम होगा वो r से लेकर के n तक में होगा। प्लीज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। अगर कोई फंक्शन f का वैल्यू a, l, b, m, c, n है
तो उसका जो इन्वर्स है इसका उल्टा हो जाएगा L, A, M, B, M, B और ये N, C हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन्वर्स में क्या होता है कि जो फंक्शन का डोमेन है वो इन्वर्स का कोडोमेन हो जाता है, और जो फंक्शन का कोडोमेन है वो इन्वर्स का डोमेन हो जाता है। फलन का प्रांत प्रतिलोम का सहप्रांत, फलन का सहप्रांत प्रतिलोम का प्रांत बन जाता है। ये है इन्वर्स का बेसिक रूल। समझ गए क्या आप इसको? देखिए तो जल्दी से समझ गए? यस। अब हम आपको बताते हैं कि इन्वर्स फाइंड कैसे किया जाता है ना? चलो नोट कर ले अच्छे से प्लीज। आइए तो हेडिंग में लगाएंगे मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ फंक्शन। हिंदी में से बोलेंगे फलन के प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि। फलन के प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि। ठीक है, क्या है रूल? समझिए रूल क्या है, सुनिएगा अच्छे से। क्या है रूल? तो पहला रूल है लेट y इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप फंक्शन को क्या कीजिएगा, y मान लीजिएगा, और इसके बगल में तुरंत एक काम कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर y बराबर एफ एक्स है तो इस f को इधर लाइए, तो f इधर लाओगे तो इनवर्स लग जाएगा और उधर केवल x बचेगा। f इधर लाओगे तो इनवर्स लग जाएगा, उधर क्या बचेगा, x। यानी x बराबर आप बोल सकते हो क्या लिखेगा, f इनवर्स y। फिर से सुन लो, पहला स्टेप है सबसे पहले फंक्शन को y लिखो, y बराबर एफ एक्स। फिर इस f को इधर ले आओ तो इनवर्स लग जाएगा, उधर बच जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप, सॉल्व y बराबर एफ एक्स एंड फाइंड x। ठीक है, तीसरा रूल है पुट वैल्यू ऑफ x, और चौथा रूल है रिप्लेस y बाय x। अब सुनिए हमारी बात जो हम बोल रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन को y मान करके ये लिख लीजिएगा तुरंत आराम से। उसके बाद जो y बराबर एफ एक्स जो आप माने हैं उसी को सॉल्व करके हल करके x का मान निकाल लीजिएगा। जो y बराबर एफ एक्स माने हैं उसी को सॉल्व करके हल करके x निकाल लीजिएगा, और x का ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जब x निकल जाए तो x के जगह पर ये वाला मान रख दीजिएगा। ये थर्ड रूल है। और फोर्थ रूल है कि लास्ट में y को हटा के x रख दीजिएगा। ये रूल कंपलसरी नहीं है, मन करे तो कीजिएगा, मन नहीं करे तो मत कीजिएगा। लास्ट वाला रूल है कि y को हटा के x रख देना है। ये रूल कंपलसरी नहीं है, मन करे तो कीजिएगा, मन नहीं करे तो मत कीजिएगा। फिर से सुनिएगा, सबसे पहले फंक्शन को y मानिएगा, फिर x बराबर f इनवर्स y, ये स्टेप लिख के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद y बराबर एफ एक्स को सॉल्व करके x ज्ञात कीजिएगा। जब x निकल जाए तो x के जगह पर ये वाला मान रख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं तो एक स्टेप और करना चाहते तो कर लीजिएगा, y को हटा के क्या रख दीजिएगा, x। y को हटा के रख दीजिएगा x, बस हो गया, इनवर्स निकल जाएगा। आइए
आप इसको नोट कीजिए, हम एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए तो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसे एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5 कह रहा है इसका इन्वर्स निकालो। ठीक है, निकालते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट y बराबर एफ एक्स ये लिखिए, और फिर बगल में तुरंत लिखिए f को इधर ला करके, तो x बराबर बच जाएगा f इनवर्स y। ठीक है, बचेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, y बराबर एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है 4x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5। अब इसको हल करके x निकालो, तो करो पहले बाय क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा 3yx माइनस 5y बराबर 4x अब प्लस 3। बाय क्रॉस कर दिए। चलो अब x वाले को एक तरफ कर लो, 3yx प्लस में रहा है तो माइनस में 4x, माइनस में 5y उधर गया तो प्लस का 5y, तो 5y प्लस 3 हो जाएगा। अब आप यहां से x कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 3y माइनस 4 बराबर 5y प्लस 3। उसके बाद ये डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहां से x बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 5y प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 4। देखो हमने क्या कहा था आपको कि इसको सॉल्व करके x निकाल लेना है, तो x निकल गया। अब बोले थे हम x का रख देना वैल्यू, तो बताओ x का यही रखो वैल्यू, तो x का क्या है वैल्यू f इनवर्स y, तो हमने रख दिया f इनवर्स y x के जगह पे, बाकी 5y प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 4। अब अगर मन करे तो आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका मन करता हो तो जहां जहां y है उसको हटा के आप x रख दीजिए, जहां जहां y है उसको हटा के आप x रख दीजिए। तो y के जगह पर रखा x, इधर भी रखिए, तो 5x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, समझ गए? चलो नोट जल्दी से कर लीजिए इसको। इसी प्रकार से इनवर्स फाइंड करते हैं, है ना। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? चलिए ये देखिए, फिर बुक में भी सवाल है, बुक का भी सवाल बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स और माइनस ई के पावर माइनस एक्स, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए वही काम करेंगे। सबसे पहले लेट y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स ले लिए। फिर क्या करेंगे, f को इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। चलिए अब इसको कीजिए सॉल्व। y बराबर एफ एक्स का वैल्यू कितना है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स अपॉन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करके x निकालना है। ठीक है, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स को हम लोग 1 बाय e के पावर x लिख सकते हैं अपॉन e के पावर x, e के पावर माइनस एक्स को हम लोग 1 बाय e के पावर x लिख सकते हैं। चलिए y ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो e के पावर x हो जाएगा, तो यहाँ e के पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर x का होल स्क्वायर मतलब e के पावर 2x हो जाएगा प्लस 1। यहाँ भी e के पावर x से मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर हो जाएगा 2x और माइनस 1। और इसका जो एलसीएम होगा e के पावर x और इसका जो एलसीएम होगा e के पावर x, दोनों
दोनों कैंसिल हो गए। चलिए करिए बाय क्रॉस। अगर कीजिएगा बाय क्रॉस, y इंटू ई के पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस 1। सही है क्या? यस सर। क्या करो, ई वाला एक तरफ ले आओ, y इंटू ई के पावर 2x प्लस इधर आ जाए माइनस ई के पावर 2x इक्वल टू माइनस उधर गया तो प्लस y प्लस 1। ई के पावर 2x दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो यहां बचेगा y माइनस 1 बराबर y प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से e के पावर 2x कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। हमें x निकालना था, अभी तक हमको x नहीं निकला। पता है नहीं, नहीं निकला क्योंकि अभी तक e के पावर में x बैठा हुआ है, x नहीं निकला है। निकलेगा, पहले आप यहां तक पहले समझ तो लीजिए अच्छे से, निकलेगा x। पहले आइए ना, आराम से निकलेगा x। आइए, अब एक जो बात बोलने वाले हैं उसको याद रखिएगा हमेशा। आपको क्या बोले थे, y बराबर fx को सॉल्व करके x निकालना है। आप यहां तक पहुंचे हैं लेकिन x नहीं निकला है, x पावर में बैठा हुआ है। अगर पावर से x निकालना हो तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। अगर पावर से x निकालना हो तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। लॉग e के पावर 2x इधर भी हो गया और लॉग y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 हो गया। अच्छा एक सेकंड, दिख रहा है क्या? अच्छा थोड़ा सा इधर और जाएगा। चलिए अब तो दिख रहा है वो, हाँ अब दिख रहा है। एक सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से। हाँ, क्या हम बोले थे अभी आपको कि अगर e के पावर से अगर x निकालना हो, अगर पावर से x निकालना हो तो दोनों तरफ लॉग लगा दो। लॉग लगाने के बाद एक बात और सोचना पड़ता है कि x किसके पावर में था, e के पावर में, तो दोनों तरफ लॉग का बेस e लगा दो। दोनों तरफ लॉग का बेस e लगा दो, इधर भी और इधर भी। ओके सर। अब लॉग का रूल है कि लॉग अपने पावर को बाहर करता था, 2x बाहर आ गया, तो 2x और लॉग e इधर लॉग y प्लस 1 y माइनस 1 e। अब ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2x इक्वल टू लॉग y प्लस 1 y माइनस 1 इंटू ई। अब 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो x कितना आ जाएगा भैया, 1/2 लॉग y प्लस 1 y माइनस 1 ई। अब रख दो फाइनली x का वैल्यू, यही वाला x का वैल्यू कितना रखोगे, f इनवर्स y, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y बराबर 1/2 लॉग y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 ई। यही आंसर हो गया। अब मन करे तो इसमें जहां जहां y है उसको हटा के अपना x रख दीजिएगा, वो भी आंसर सही है। जहां जहां y है उसको हटा के आप x रख दीजिएगा, वो भी हमारा सही आंसर है। समझ में आया क्या? तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। y बराबर fx, ये स्टेप लिख लीजिए, ये स्टेप लिख लीजिए, फिर y बराबर fx को सॉल्व करके x निकाल लीजिए, फिर x का जो वैल्यू है ये वाला पुट कर दीजिए। यहां से आपको ये सीखने को मिला कि अगर किसी के पावर में x बैठा हुआ है तो दोनों तरफ से लॉग लगा दीजिए और लॉग का बेस वही डालिए जिसके पावर में e है। अगर यहां 5 के पावर में होता तो यहां भी 5 यहां भी 5 लगाते, समझे।
इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, इसे पॉज करिए, नोट कीजिए, है ना। तो दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि भैया इनवर्स कैसे निकाला जाता है। और भी क्वेश्चन है आपके बुक में, और भी क्वेश्चन है, बनाना है, चिंता मत कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब आइए थोड़ा सा इनवर्स का प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इनवर्स के बारे में कुछ खास बात, इसको नोट का रूप दे देते हैं हम, ठीक है। चलिए आइए नोट, चलिए नोट अच्छे से सुनिएगा। पहला, इफ F inverse exists, then F is बाइजेक्टिव। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। उसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है जो फंक्शन बाइजेक्टिव है। हिंदी में क्या आप लिखोगे? उसी फलन का प्रतिलोम संभव है जो फलन एकैक और आच्छादक दोनों हो। जो फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है यानी बाइजेक्टिव है, इनवर्स उसी का पॉसिबल है। जो एकैक भी है आच्छादक भी है, प्रतिलोम उसी का पॉसिबल है। हिंदी वाले मित्र लोग हम बोल रहे हैं, सुनिए। जो फंक्शन एकैक और आच्छादक दोनों हैं, इनवर्स उसी का पॉसिबल होगा। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ ये जो फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दे दे क्वेश्चन में, बोले बताओ कि इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का 1 चेक कीजिए और ऑन टू चेक कीजिए, एकैक जांच कीजिए और आच्छादक जांच कीजिए। अगर दोनों हो गया तो इनवर्स पॉसिबल होगा, और अगर दोनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। चलिए दूसरा, F इनवर्स इज, या सिंपल लिखो F इनवर्स इज यूनिक। कहने का मतलब यह हुआ, यूनिक मतलब अद्वितीय, हिंदी में अद्वितीय। अद्वितीय मतलब किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स यानी प्रतिलोम है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक और केवल एक। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि इस फंक्शन का इनवर्स ये हुआ तो सिर्फ केवल यही होगा, दूसरा और कोई आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि इस फंक्शन का इनवर्स ये हुआ तो सिर्फ यही इनवर्स होगा, दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, एक और केवल एक। इसका यही मतलब हुआ। तीसरा इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। ये तो कॉमन सी बात है। बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। अगर कोई फलन एकैक और आच्छादक है तो उसका जो प्रतिलोम आएगा वो भी एकैक और आच्छादक होगा। एकैक और आच्छादक होगा। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। अगर कोई फलन एकैक और आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम भी एकैक और आच्छादक होगा। कहने का मतलब अगर यह एकैक और आच्छादक है तो यह भी एकैक और आच्छादक होगा।
अगर यह बाइजेक्टिव है तो यह भी बाइजेक्टिव होगा, इसका यह मतलब हुआ। ठीक है सर, आइए उसके बाद चौथा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल के दोबारा इन्वर्स निकालिएगा तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। और पांचवा, किसी भी कंपोजिट फंक्शन यानी संयोजन फलन का जो इन्वर्स है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, GOF का इन्वर्स जो है वो F इन्वर्स O G इन्वर्स के बराबर होता है। GOF का इन्वर्स जो है वो F इन्वर्स O G इन्वर्स के बराबर होता है ना, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। GOF का इन्वर्स F इन्वर्स O G इन्वर्स के बराबर होता है, नोट कर लीजिए, है ना, नोट कीजिए। एक और पॉइंट बताते हैं, एक और पॉइंट बताते हैं, चलिए 6 नंबर, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू f इनवर्स x आर सिमेट्रिकल about the line y बराबर x। ये क्या है समझाते हैं, पहले इसको हिंदी में लिख देते हैं हम आपको, ठीक है। y बराबर fx और y बराबर f इनवर्स x का ग्राफ रेखा y बराबर x के सापेक्ष y बराबर x के सापेक्ष एक दूसरे का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आइए समझते ये क्या है, इस पूरे कहानी को समझते क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। जैसे हम लोग क्या है, जब हम लोग कहीं बाहर जाने लगते हैं, हम हो या आप हो या कोई भी हो, जब हम लोग कहीं बाहर जाने लगते हैं तो क्या करते हैं हम लोग अपना चेहरा एक मिरर में देखते हैं, और जैसे आप उस मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो मिरर के अंदर आपका एक इमेज बनता है ना। हम लोग अपना चेहरा किसी मिरर में देखते हैं, उस मिरर के अंदर हमारा एक इमेज बनता है। तो सुन लीजिए कितना चीज हो गया यहाँ पे, 3, हम हो गए, मिरर हो गया और हमारा यहां पर इमेज हो गया। तो प्यारे फंक्शन में जो हम हैं वो y बराबर fx है, ये जो मिरर है वो y बराबर x है, और हमारा जो इमेज है, प्रतिबिंब जो है वो y बराबर f इनवर्स x है। समझ में आया? ये आप हैं, ये आपका प्रतिबिंब है और ये आपका मिरर है। ये आप हैं, ये आपका इमेज है और ये आपका मिरर है। मतलब ये मिरर का काम कर रहा है, ये मिरर है। इस मिरर में अगर इसको देखोगे
तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो ये होगा। इस मिरर में अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब यानी जो इमेज है वो ये होगा। कहने का ये मतलब हुआ, हम है फंक्शन, हमारा इमेज है इनवर्स यानी प्रतिलोम, और जो बीच में मिरर है, जो दर्पण है, वो है y बराबर x। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छे से ग्राफ बना के दिखा दे तो देखिए ऐसा होगा। ठीक है, ये x, ये y, ये हमारा ओरिजिन है। चलिए पहले आप मिरर बना लीजिए। मिरर आपका ये है y बराबर x। ठीक है, एक काम कीजिए, यहां से इसको हटाइए और यहां लिखिए y बराबर x। ठीक है, चलिए अगर आप का फंक्शन मान लीजिए इस प्रकार का है, मान लो ये fx का है ग्राफ, तो सोच के बताइए अगर ये मिरर है तो इस मिरर में इसका इमेज यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सर ऐसा बनेगा। तो ये जो है वो f इनवर्स का काम करेगा, ये जो है वो f इनवर्स का काम करेगा। हम यही बोलना चाहते हैं कि y बराबर x मिरर का काम करता है और फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। हम ये बताने की कोशिश करें। एक अगर ग्राफ और देखोगे तो देख लो। ठीक है, अगर ऐसा रहा, ठीक है, और फिर से ये जो हमारा y बराबर x है, मान लीजिए ये है y बराबर x। ठीक है, चलो अगर हम इसमें मान लो हमारा जो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा मान लीजिए जो ग्राफ है वो fx का है, तो इसका अगर आप इमेज देखोगे इसके अंदर तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो ये जो है वो f इनवर्स x का हो जाएगा ग्राफ। मतलब ये मिरर है और ये एक दूसरे का प्रतिबिंब है यानी मिरर इमेज है। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये ग्राफ कहां ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, इसको नीचे आओ, ऐसा ऐसा, समझ में आया? तो वो हम क्या लिखे थे लास्ट 6 नंबर पॉइंट के अंदर, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको कंपोजिट फंक्शन समझाया, इनवर्स समझाया। अब अगले वीडियो में पहले हम इन दोनों पर क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, सारा बुक का एनसीईआरटी करा देंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और लास्ट में ही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।